हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझने जा रहे हैं आईएससी मैथमेटिक्स का सेक्शन सी का फर्स्ट चैप्टर यानी एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। इसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने भी क्लास 10th और 12th आईएससी से क्लियर करे हैं, वो भी 80% और 75% एग्रीगेट के साथ। फिलहाल मेरा बीटेक चल रहा है तो आप मुझसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेक्शन सी आ गया है, काफ़ी ईजी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी अगर आपको स्कोर करना है आईएससी बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो आपको हमेशा एक बिग अप्रोच रखनी है। आपको हमेशा कंपनी के बारे में सोचना है कि ऐसी कंपनी जो एक अच्छी मार्केट शेयर अपना लेके बैठी हुई है, किस तरीके से वो अपना सारा फंक्शंस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए रेवेन्यू अर्न कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन आ जाता है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मैथमेटिकल मॉडल्स आर नाउ बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो हम सब जानते हैं जैसे कि अब जो न्यू एज ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे कि जोमेटो हो गई, ब्लिंकिट हो गई, स्विगी, इंस्टामार्ट हो गई, इन सब का आजकल बिल्कुल बहुत ही फंक्शन काफ़ी क्लियर हो चुका है। ये सब बहुत सारे यूज़र डेटा जो है कलेक्ट करती है, चाहे वो बेसिक कस्टमर का डेटा हो या फिर डिलीवरी पार्टनर्स का डेटा हो या फिर रेस्टोरेंट्स का डेटा हो। इन सब डेटा को कलेक्ट किया जाता है, इनको बिग डेटा वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है। फिर इनको अलग अलग फंक्शंस का यूज़ करके, लीनियर फंक्शंस का यूज़ करके इनको फिर मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू सॉल्व किया जाता है और बेटर एनालिसिस किया जाता है ताकि बिजनेस में वो प्रॉफिट हो। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस इज यूज्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ गिवन फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी ऐसे वेरिएबल्स जो डिपेंडेंट हो, जो कि चेंज नहीं हो सकते इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकते हैं? मान लीजिए अगर कोई कंपनी है, जैसे कि ब्लिंकिट हो गई, तो उसके जो डार्क स्टोर्स हो गए या फिर जो डिलीवरी पार्टनर्स हो गए, तो ये सब डिपेंडेंट वेरिएबल है। कंपनी इसके बिना फंक्शन नहीं कर सकती है। ब्लिंकिट जैसी, जेप्टो जैसी कंपनी। इंडिपेंडेंट फंक्शंस क्या हो गए कि उनको किसी भी तरीके से किसी भी लेबर को, किसी भी वर्कर को फिक्स हायरिंग नहीं करनी है। वो सब वेरिएबल आते जाते रहते हैं, कोई फिक्स नहीं रहता। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग अ फंक्शन हुज रेट ऑफ चेंज इज गिवन। इसी लाइन को आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए। कभी कभी आईएससी क्लास 12 बोर्ड में ऐसी लाइनें एमसीक्यूज में आ जाती है। ठीक है, अब इस चैप्टर में वी विल स्टार्ट विद अ फ्यू बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, प्रॉफिट, एंड देन गो टू द मार्जिनल फंक्शन यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। वी शैल यूज सेकंड डेरिवेटिव टू फाइंड मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम रेवेन्यू एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। अब सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक दे रखा है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो यहाँ पर बताई गई है, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक साइज ऑफ प्लांट, लेवल ऑफ आउटपुट, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड एक्सेट्रा। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है फ्रेंड्स? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई शुगर मिल है, तो शुगर मिल में आपको सबसे पहले क्या देखने को मिल सकता है? सबसे पहले तो उसका प्लांट का साइज़ कितना है, वो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसके अलावा टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है उस प्लांट से। मान लीजिए अगर 50,000 टन का अगर शुगर कैन उनके पास इंपोर्ट हो रहा है, तो उसमें से वो कितने की शुगर क्रिएट कर रहे हैं और अलग अलग जो दूसरे आइटम्स है वो कितने प्रोड्यूस करके वो कंपनी सेल कर रही है। तो वो टोटल यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा हाउएवर इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कॉस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। थस द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज रिटन बाय टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है फ्रेंड्स? फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि कंपनी को इनकर करेगी ही करेगी, चाहे वो प्रोडक्शन करे, सेल करे, रेवेन्यू जनरेट करे, प्रॉफिट जनरेट करे या ना करे। और हर कंपनी की शुरुआत में ऐसे ही होता है। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो थोड़ी हाई रहती है, कंपनी को प्रॉफिट कम होता है। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके जब ब्लिंकिट, जेप्टो के जो डार्क स्टोर्स हो गए, तो है ना, जब एक सिटी से दूसरी सिटी या फिर एक ही सिटी में, मान लीजिए इंदौर में, अगर वो अलग अलग रीजन्स में अपने डार्क स्टोर सेटअप कर रही है, तो डार्क स्टोर सेटअप करने के लिए उसको ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। उसके लिए शायद वो लोन ले सकते हैं। इसके अलावा उनको वर्कर्स वगैरह मैनेज करने पड़ेंगे जो डार्क स्टोर पे काम करेंगे। एक मैनेजर रखना पड़ेगा उस डार्क स्टोर के लिए। तो ये सब फिक्स्ड कॉस्ट रहती है। उनको सैलरी वगैरह देना हो गई। इसके अलावा उसका जो रेंट वगैरह हो गया अगर वो लीज पर है, तो ये सब चीज़ें फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या रहती है? जैसे कि रॉ मटेरियल्स और वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर्स। कैजुअल लेबर्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है ग्रेसिम, उसने कुछ उसका प्रोडक्शन किसी चीज़ में उसने इंक्रीज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल केमिकल का कोई प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बढ़ गई है, तो उसको उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो उसके लिए उसको और वर्कर्स चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए। तो उसको वो जो वर्कर्स रहते हैं वो फिक्स नहीं रहते हैं, उनकी वेजेस भी फिक्स नहीं रहती है। तो ऐसी वेरिएबल कॉस्ट रहती है जो चेंज होती रहती है समय के साथ साथ। और इस चीज़ से ना सिर्फ कैजुअल लेबर्स पे लागू नहीं होती हैं, बल्कि रॉ मटेरियल्स भी हो सकते हैं। आज से 2 हफ्ते पहले पेट्रोल की प्राइस 100 रुपये थी,
इंदौर में 106 रुपये थी, लेकिन अब बढ़ के 115 हो गई है। तो ये प्राइसेस जो चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है टाइम के साथ साथ, उन्हें वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट TFC प्लस TVC। यानी अगर आपको कोई टोटल कॉस्ट निकालने का बोले तो आप क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर दोगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। फिर नोट दैट TFC इज कॉन्स्टेंट वाइल TVC स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। यानी टोटल फिक्स कॉस्ट जो रहती है वो तो कॉन्स्टेंट रहती है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट रहती है वो स्टार्ट जीरो से होती है और गोज अप। फिर टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ TFC प्लस TVC, जो हमने ऊपर पढ़ा था। In actual practice, total variable cost is usually not a straight line. First, it increases at a decreasing rate, goes through an inflection point, and then increases at an increasing rate. तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, जो भी वेरिएबल कॉस्ट रहती है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं रहती है, और ये बात सही भी है। कभी वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करेगी, हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, अप डाउन चलती रहती है। ठीक है, द पॉइंट विल बिकम क्लियर व्हेन वी स्टडी अ मार्जिनल कंसेप्ट। यहाँ पर मतलब इस चैप्टर में काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स है। पहले तो यहाँ पर फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट, इसके अलावा डिमांड फंक्शन है, फिर मार्जिनल फंक्शन है, तो अलग अलग टॉपिक्स हैं। यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इधर दे रखी है अपनों को, यहाँ पर एक्स दे रखी है, टोटल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक लीनियर लाइन दिख रही है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर इंफ्लेक्शन पॉइंट थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। फिर यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, जो टोटल कॉस्ट होती है उसी को ही कॉस्ट फंक्शन कहा जाता है, और इट इज़ डिनोटेड बाय C ऑफ X। कॉस्ट फंक्शन क्या होती है, मुझे आपको पहले एक्सप्लेन किया था। जो भी कंपनी सेटअप करने में जो भी उसका मॉनिटरी नीड होती है, इंटरेस्ट वगैरह हो गया, रेंट वगैरह देना करना हो गया, तो कॉस्ट फंक्शन में आ जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो क्योंकि टोटल कॉस्ट ही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम ऐड करते हैं, टोटल कॉस्ट निकलती है, तो कॉस्ट फंक्शन भी उसी चीज़ से मैटर करता है। ठीक है, तो C इक्वल्स टू F ऑफ X, वेयर F ऑफ X इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग X यूनिट। प्रोड्यूसिंग X यूनिट मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई शुगर केन है, वो 50,000 टन ऑफ शुगर को इंपोर्ट कर रही है, तो उसमें से कितने टन ऑफ शुगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना अलग अलग, अगर वो दूसरा आइटम्स क्रिएट करते हैं उससे टॉफ़ी वगैरह, तो कितना सेलिंग कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसिंग X यूनिट में आ जाता है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट जो होती है वही अपनी जो एवरेज कॉस्ट इज़ द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी जो अपना टोटल कॉस्ट है उसको जब एक्स से हम डिवाइड कर देते हैं टोटल ऑफ यूनिट्स के रख कर, तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू TFC प्लस TVC। तो यहाँ पर आप एक्स से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी। एवरेज कॉस्ट को फिर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं AFC प्लस ABC। ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्स्टेंट वेरिएबल कॉस्ट द एवरेज कॉस्ट कर्व इज शोन इन फिगर 1 बिलो। However, usually in real life, the economy of scale works only up to a point, and the cost of producing each unit again start rising. तो ये सब ठीक है, आप किताबी बातें हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए पड़ेगा, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। आज अगर कोई वैल्यू की, आज किसी रॉ मटेरियल की प्राइस अगर 100 रुपये है, तो अगले ही दिन बढ़ के वो 110 भी हो सकती है, या फिर कम होकर 95 भी आ सकती है। तो ये वेरिएशन लगातार होते रहते हैं, मार्केट में फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, उस हिसाब से कंपनी को काम करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो टॉपिक। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ सर्टेन आइटम द फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹6,000 एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इज ₹20। प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट इज 20। यानी जो फिक्स्ड कॉस्ट कंपनी को लग रही है वो 6,000 रुपीज़ लग रही है, और कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट 20 रुपीज़ उसको कॉस्ट आ ही रही है। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होगा यहाँ पर, कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जब आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 6,000 का, और आपको जो वेरिएबल कॉस्ट है जो आपको हर एक आइटम पे आ रहा है ₹20, आप इसको एक इक्वेशन के माध्यम से साथ में लिख सकते हैं, यानी 6,000 प्लस 20x। ठीक है, यहाँ x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, आपका यह कॉस्ट फंक्शन निकल जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 15 यूनिट्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन बनाई है आपने 6,000 प्लस 20x, तो आपको यहाँ पर x की में जो, क्योंकि क्या हमने बताया था x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, तो यहाँ पर 6,000 प्लस 20 इंटू 15 कर देंगे, 6,300 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 6,300 को आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट क्या है, यहाँ पर एवरेज कॉस्ट क्या है, टोटल अपना कॉस्ट अपॉन एक्स, तो यहाँ पर TC अपॉन एक्स हो जाएगा ना, 6,300 अपॉन 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा, आपकी आउटपुट वैल्यू आ जाएगी 420। इसी तरह इस क्वेश्चन को सेम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा निकलेगा। ठीक है, देखिए इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा, क्योंकि थ्योरी तो अपनी जगह है, लेकिन आप सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन, आपको बेटर आइडिया लगेगा कि किस तरीके से इन सब फंक्शंस को यहाँ पर रखा गया है। सेकंड क्वेश्चन है काफ़ी इजी है, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी इज C ऑफ X इक्वल्स टू 3 + 2x - 1 अपॉन 4x²। तो यहाँ पर आपको वेरियस कंपोनेंट की कॉस्ट निकालनी है, जैसे कि यहाँ पर वो भी 4 आइटम्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी सबसे पहले तो ये इक्वेशन है आपकी। ठीक है, यही आपकी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, क्योंकि C ऑफ X इक्वल्स टू T ऑफ X, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक
ठीक है। तो ये यहाँ पर टी ऑफ एक्स आपकी हो जाएगी सी ऑफ एक्स, यानी इक्वेशन, ठीक है। फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, तो ये 2x माइनस 1/4x² टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगी, जो हमने बताया था, डिवाइड बाई एक्स कर देंगे, तो 3/x प्लस 2/x माइनस 1/4x, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा, यहाँ पर तो एक्स आ जाएगा। फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपकी हो जाएगी 3/x, यहाँ पर x/100 रख देंगे। मतलब आपको जो आपने एक्सप्लेन यहाँ पर समझा एक्सप्लेनेशन, वही यहाँ पर आपको इंप्लीमेंट करते जाना, ठीक है। फिर लास्ट में जो आपको यहाँ पर प्रूव करने के लिए कहा गया है वेरीफाई योर रिजल्ट, यहाँ पर x की वैल्यू की 4 है, आपको इन इक्वेशन जो अपनी इक्वेशन अभी निकाली है इसमें रख देनी है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, इट इज़ नोन दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज ₹240 एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 200 यूनिट्स इज 300, अज्यूमिंग दैट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट, फाइंड द कॉस्ट फंक्शन। तो हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है उसे कॉन्स्टेंट रख दिया है, ये मतलब वो एक लिमिट पे ही है, ना ऊपर जा रही है नीचे आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको कॉस्ट फंक्शन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए जो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है TFC, उसको आपने ए मान लिया है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है जो कि कॉन्स्टेंट है, उसको आपने बी कंसिडर कर लिया, ठीक है। आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको आपने इस इक्वेशन में रख दिया है, टोटल कॉस्ट को a प्लस bx, बी क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो यहाँ पर आपकी जो ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर a प्लस 100b, 100b क्या है 100 यूनिट्स इक्वल्स टू 250। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 100 प्लस 200b इक्वल्स टू 300। आपको इस इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 50b हो जाएगा, शायद देख लेते हैं, हाँ a प्लस यहाँ पर 100b आ गया है, 50 आ गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना b प्लस 1/2 हो जाएगा। फिर इन वैल्यूज़ को आप इक्वेशन वैल्यू जो b के निकली है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो 100 प्लस a प्लस 100 डॉट 1/2 तो 250 आ जाएगा, a इक्वल्स टू 100। कॉस्ट फंक्शन आपका निकल गया 200 प्लस 1/2x, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर एक्सरसाइज भी छोटी सी है, 4 ही क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व कर लेना, सिमिलर ही हैं जो बेसिक एग्जाम्पल पीछे दे रखे थे, उसी तरीके से सॉल्व होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे डिमांड फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन एंड प्रॉफिट फंक्शन। ये काफ़ी ईजी टॉपिक है, बेटर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जाएगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग लगेगी। काफ़ी ईजी चैप्टर है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे आप इसमें आराम से 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इसमें मार्क्स आपको ISC अलाउ करता है बोर्ड एग्जाम में, आपको सॉल्व हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है आपको डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, इसमें काफ़ी हेल्प करेगा, मशीन लर्निंग, क्योंकि बिजनेस प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, उसके बगैर आप कंपनी में सस्टेन नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।